इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन दिल्ली सरकार के खिलाफ फाइल हुई है और कंटेम्प्ट पिटीशन जो दिल्ली सरकार के खिलाफ फाइल हुई है उसका मेन कारण है हेल्थ वर्कर्स की सैलरी ना निकालना। आपको याद होगा कि दिल्ली में पिछले 6 वर्ष में ये घटना हर 6 महीने पर घटित होती है। कभी सैलरी नहीं दी जाती एमसीडी के कर्मचारियों की, तो कभी सैलरी नहीं दी जाती है हेल्थ वर्कर्स की, तो कभी सैलरी नहीं दी जाती है स्वीपर्स की। ये दिल्ली सरकार का अपना एक प्रोफेशन बन गया है, एक तरीका बन गया है कि वो कहते हैं कि आप सफाई नहीं करते इसलिए सैलरी नहीं मिलेगी। कारण उसका एक दूसरा है कि दिल्ली की जो सरकार होती है वो अर्ध सरकार होती है। दिल्ली की सरकार के पास पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होती है। दिल्ली में 3 प्रकार की सरकारें बैठती हैं। एक तो केंद्र की सरकार बैठती है जो नई दिल्ली में पूरा आधिपत्य रखती है और पुलिस प्रशासन भी सिक्योरिटी केंद्र सरकार के पास रहती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का मैटर रहता है और सब उस रेवेन्यू का मैटर रहता है, हेल्थ का मैटर रहता है, शिक्षा का मैटर रहता है, रोड ट्रांसपोर्ट का मैटर रहता है। ये दिल्ली सरकार का मैटर रहता है। उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन जो मेट्रो की है वो केंद्र सरकार के पास आती है। और तीसरा एक और डिपार्टमेंट रहता है जिसको एमसीडी कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसमें 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है। चूंकि दिल्ली एक महानगर है इसलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहती है और इन तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी होने के नाते यूनियन टेरिटरी के साथ साथ एक स्पेशल स्टेटस दिल्ली को दिया गया है। उस स्पेशल स्टेटस के अनुसार दिल्ली की सरकार को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो यूनियन टेरिटरी की सरकारों को नहीं दिए जाते। यानी कि यूनियन टेरिटरी दिल्ली होने के बावजूद दिल्ली की सरकार को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावर्स हैं, फिर भी वो फुल फ्लैश गवर्नमेंट नहीं है। अब रेवेन्यू का जो मामला रहता है वो केंद्र रेवेन्यू दिल्ली सरकार को देता है या दिल्ली सरकार के पास रेवेन्यू आता है और दिल्ली सरकार से रेवेन्यू निकलता है तो वो एमसीडी को जाता है और एमसीडी अपनी सैलरी बांटता है। केंद्र एमसीडी को सीधा पैसा ट्रांसफर नहीं करता है, केंद्र सीधा पैसा ट्रांसफर करता है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट एमसीडी को ट्रांसफर करती है। दिल्ली की सरकार, चूंकि एमसीडी में दिल्ली की सरकार का जो आज पॉलिटिकल पार्टी है उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो कई बार चुनाव हार चुके हैं। उनकी सरकार 2 बार बनने के बावजूद दोनों बार एमसीडी के चुनाव वो हारे। एमसीडी पर केंद्र सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी का कब्जा है, लेकिन प्रोसीजरल मैकेनिज्म है इसलिए पैसा सीधा एमसीडी को नहीं जाता। एमसीडी के अपने हॉस्पिटल्स हैं, एमसीडी के अपने केंद्र बहुत सारे हैं, एमसीडी के अपने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एमसीडी के अपने स्कूल्स हैं। एमसीडी के अपने स्कूल्स और मतलब है कि मलिन बस्तियों में जहां पर आवश्यकता रहती है वहां पर वो अपने स्कूल भी खोलते हैं, मलिन बस्तियों में जहां आवश्यकता रहती है वहां वो अपने हॉस्पिटल्स खोलते हैं। वो अपने जो एमसीडी के ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और दक्षिण दिल्ली, ऐसे दिल्ली की 3 एमसीडीज में दिल्ली को बांटा गया है। उनके अपने सेंट्रल हॉस्पिटल भी होते हैं जहां इमरजेंसी सर्विसेज और बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ऐसा ही एक हॉस्पिटल हिंदूराव जो नॉर्थ एमसीडी में पड़ता है, हिंदूराव हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अक्टूबर में एक हड़ताल कर दी थी। 5 डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए थे और हड़ताल पर इसलिए बैठ गए थे क्योंकि हेल्थ वर्कर्स होने के बावजूद कोविड-19 के समय पर इतनी सारी अव्यवस्था होने के बावजूद अगर कोई फौज के अतिरिक्त परमानेंट काम कर रहा था तो वो हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे थे। अगर हेल्थ वर्कर चाहते तो वो उस समय नौकरियां छोड़ सकते थे, घर में कुछ समय बैठ सकते थे, क्योंकि कोविड का खतरा जब सबको है तो हेल्थ वर्कर को भी हो सकता था। लेकिन हेल्थ वर्कर्स ने किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती और पूरी शक्ति के साथ उन्होंने काम किया। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ हेल्थ वर्कर इसमें संभव है कि इरिटेट हो गए हों इस प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज को करते करते, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज महीनों के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन वो महीनों के हिसाब से उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए हेल्थ वर्कर्स का इरिटेशन होना भी स्वाभाविक है और उस इरिटेशन के आधार पर लोग उनकी जनभावना बना लेते हैं। किंतु भारत के प्रधानमंत्री और भारत की पूरी पॉलिटिकल पार्टियों ने, सभी ने ये अप्रिशिएट किया कि इस संकट के दौरान हेल्थ वर्कर्स ने कोई कोताही नहीं बरती, पूरे देश में उन्होंने काम किया। इसमें बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स की मृत्यु भी हो गई।
हेल्थ वर्कर में डॉक्टर्स भी आते हैं, नर्सिंग स्टाफ आता है, बाकी का स्टाफ आता है और जो वार्ड बॉयज रहते हैं वो सब आते हैं। इसलिए टोटल सबको मिलाकर हेल्थ वर्कर कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था जून में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था कि वो ये सुनिश्चित करे कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस रहती हैं यूनियन टेरिटरीज की या स्टेट गवर्नमेंट की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के कर्मचारियों की जो सैलरी है उसके लिए या उसके पैसे ट्रांसफर करने के लिए कोई डायरेक्ट रूट अपनाया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इन लोगों के पास अभाव न रहे। और बीच की जो स्टेट गवर्नमेंट हैं या यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट हैं, वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि वो अपने पॉलिटिकल विशेष एम्बिशंस को पूरा करने के लिए या वो दूसरे डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए पैसा रोक दें। दिल्ली सरकार के खिलाफ भी ये ऑर्डर हुआ था, चूंकि दिल्ली में ही एजिटेशन चला था, दिल्ली सरकार के खिलाफ ये ऑर्डर हुआ था। लेकिन जून 2020 से लेकर दिसंबर 2020 शुरू हो गया, दिसंबर तक अभी भी कोई सैलरियां दिल्ली के हेल्थ वर्कर्स को नहीं दी गई। यानी कि 5-5 महीने का अंतराल और उससे पहले भी सैलरियां नहीं दी गई थी। 5 महीने में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन भी नहीं किया गया। इसका कारण दिल्ली सरकार ने बहुत बार बताया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि मेरे पास पैसे सैलरी देने के लिए नहीं है। कोविड के समय पर उनकी जो टैक्स की आमदनी है वो टैक्स की आमदनी खत्म सी हो गई है। कारण क्या है? क्योंकि दिल्ली सरकार अपना कुछ कमाती नहीं है, दिल्ली के पास अपना कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। दिल्ली के पास अगर कुछ है तो वो कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योगों में बहुत ज़्यादा टैक्सेशन नहीं आता। दिल्ली सरकार का जो टैक्स का व्यवस्था है वो प्रदेशों में लगी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां प्रदेशों में लगी, लेकिन उसने हेडक्वार्टर दिल्ली में बना रखा है, इसलिए वो टैक्स दिल्ली को देता है और दिल्ली दूसरे प्रदेशों का टैक्स लेती है। यानी कि दिल्ली बिना करे बहुत कुछ कमा लेती है। कोविड के समय पर दिल्ली में जिस प्रकार कोविड आया तो मोस्टली दिल्ली की जो ऑफिसेस थे वो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट कर लिए। उत्तर प्रदेश का था तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा का था तो हरियाणा में, पंजाब का था तो पंजाब में, या जहां कहीं भी था, और वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। नतीजा निकला कि उन्होंने जो टैक्सेशन रिटर्न भी भरे, पहले तो टैक्सेशन देने के लिए नहीं क्योंकि व्यापार बंद है, टैक्सेशन रिटर्न भी भरे तो उन्होंने अपने होम स्टेट से भरे। नतीजा निकला कि दिल्ली की जो फ्री की आमदनी थी वो बंद हो गई। लेकिन दिल्ली की पिछले 6 वर्ष से एक स्वभाव भी है, दिल्ली फ्री में खूब बांटने के लिए जानी जाती है। फ्री बांटने के लिए मतलब दिल्ली के पास अपना पैसा नहीं होता, दूसरे स्टेटों का जो पैसा दिल्ली में वसूली होती है वो पैसा बिजली में, पानी में, और जो सब्सिडी दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए दिल्ली की सरकार या दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टी दे सकती थी, उन्होंने सारे अनाउंसमेंट किए और वो सब्सिडियां जारी हैं। किंतु उन्होंने जब ये आमदनियां कम हो गई तो उनके पास अब सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। यानी कि 5,000 करोड़ अप्रॉक्स का जो महीने का सैलरी का बजट आता है दिल्ली सरकार का, वो पैसा उसके पास नहीं है। हालांकि कोविड के टाइम पर दिल्ली सरकार ने एक बड़ी रकम निकाली थी, जिससे उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में भंडारे खिलाए, दिल्ली में भूखे लोगों को खाना खिलाया, दिल्ली में राशन सप्लाई किया। दूसरा पहलू यह भी है कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब से आई लेबर, उत्तराखंड से आई लेबर, उसको अचानक दिल्ली ने अनाथ बना दिया और वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर जाकर खड़े हुए, पैदल चल चलकर भी दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हुए। वो तो भला हो उत्तर प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का या और जो एडजेसेंट गवर्नमेंट हैं, उन्होंने अपने यहाँ उन वर्कर्स को उठाया और उनके घर तक पहुंचाया। यहाँ तक कि बिहार का वर्कर अगर यूपी बॉर्डर पर था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस वर्कर को अपनी बस में बिठाकर बिहार बॉर्डर पर छोड़ा। यानी कि उत्तर प्रदेश पूरा पार करवाया, जिसके लिए उन्होंने कोई भी कॉम्पनसेशन या कोई भी क्लेम नहीं किया। ये योगी आदित्यनाथ जी का बड़प्पन है कि उन्होंने अपने बॉर्डर पर आए प्रत्येक नागरिक को ये मानकर कि ये भारत का व्यक्ति है, भरतवंशी है, भरतवंशी की हमारी जिम्मेवारी बनती है। हमारे जुरिडिक्शन क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति आता है, कहीं से भी आता है, तो उसको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, उसका खाना पानी का इंतजाम करना, उसको घर तक छोड़ना और उसकी बाकी की चिंताएं करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। फिर भी दिल्ली सरकार ने एक बड़ा बजट ये कहते हुए निकाला कि जो वर्कर्स वहां से निकल रहे थे उनको उन्होंने रास्ते में इंस्टॉल लगवाकर खाना खिलवाया, जिसका कि ऑडिट भी नहीं किया जा सकता।
बाद में दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और दिल्ली को पूरा खोल दिया। बाद में जो वर्कर्स वापस जा चुके थे अपने अपने स्टेट्स में, उनको भी वापस ना आ सके, इसलिए दिल्ली के बॉर्डर भी सीज कर दिए गए थे। हेल्थ फैसिलिटीज के मामले में दिल्ली में हमने देखा कि अमित शाह जी ने, होम मिनिस्ट्री ने जब तक इंटरवीन नहीं किया तब तक दिल्ली में शमशान घाटों पर भी 4-4, 5-5 दिन और एक हफ्ते तक शव पड़े रहे। शमशान घाटों पर शव जलाने की व्यवस्था भी नहीं थी, हॉस्पिटल्स में एडमिट करने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली की इस बात के लिए बड़ा जिगर होना माना जाएगा कि दिल्ली ने सब्सिडी किसी के बंद नहीं की। दिल्ली ने सबको पैसा दिया, लेकिन अपने हेल्थ वर्कर्स को पैसा नहीं दिया, जिनको बहुत ज्यादा नीड थी, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी जिम्मेवारी बनती है, जिनकी जिम्मेवारी उनकी लीगली बनती है, उनकी जिम्मेवारी पूरी नहीं की। इसलिए, और यहां तक कि हेल्थ वर्कर्स के भी पैसे नहीं दिए, तो फिर उनकी सैलरियां नहीं दी, तो हम समझ सकते हैं कि दिल्ली ने किस प्रकार से अपनी परफॉर्मेंस की होगी। ये कंटेम्प्ट पिटीशन आना स्वाभाविक था। और अब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई है कि दिल्ली सरकार ने जून 2020 का ऑर्डर होने के बावजूद, 5 महीने बीतने के बावजूद, उन्होंने अभी तक कोई भी सैलरी नहीं दी है। ये बड़ा निराशाजनक सब्जेक्ट बनता है कि हेल्थ वर्कर जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो रोड पर हैं, जो आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी देने के लिए सरकारों के पास पैसे नहीं हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि एमसीडी के हॉस्पिटल में जो पार्टी रूल करती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दिल्ली सरकार पैसे उनको क्यों दे? क्यों? क्योंकि उनकी तो सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी को लोगों ने वोट नहीं दिया, एमसीडी में सरकार उनके सांसद सभासद नहीं चुने गए, उनके चेयरमैन नहीं चुने गए, तो हम उनको सैलरी क्यों दें? जबकि उनकी सैलरी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है वो व्यवस्था पूरी नहीं की गई है। इसलिए दिल्ली आज कटघरे में है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेगा और दिल्ली सरकार के लिए एक फॉर्मूला मेंटेन करेगा कि ऑटोमेटिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरह से ऑटोमेटिक सैलरियां जो दिल्ली के खाते में हो वो ऑटोमेटिक ही ट्रांसफर हो, उसके लिए कोई अलग से ऑर्डर करने की आवश्यकता ना पड़े। सैलरियां जो फंड सैलरी का बनता है, उस फंड से सैलरी ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर तारीख को कर्मचारी के अकाउंट में जाए। अगर उसकी सैलरी रोकनी हो तो रोकने के लिए दिल्ली सरकार अलग से ऑर्डर कर सकती है, नहीं तो ऑटोमेटिक सैलरी ट्रांसफर होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस समय काम करेगा या कर रहा है, और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए, केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कि वो व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि दिल्ली की सरकारों जैसी स्टेट की यूनियन टेरिटरीज की सरकारें बीच में सैलरियां रोकने का काम करती हैं और स्टेट में अव्यवस्था फैलती है। इस पे यह भी प्रश्न लगाया जाना चाहिए कि अगर दिल्ली सरकार ये कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर सब्सिडी देना क्या आवश्यक है? क्या सरकार बनाने के लिए सब्सिडी देना आवश्यक है? क्या लीगली किसी को डोनेशन देना, वोट परचेज करने के लिए इस प्रकार की सब्सिडियां देकर खजाना खोल देना आवश्यक है? जो अगर ये सब्सिडी देना आवश्यक है तो फिर टैक्सेशन वसूली भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति से कोई वसूली नहीं होनी चाहिए जब आपको बांटना ही है। इसी प्रकार से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओपन डिस्ट्रीब्यूट करना है, नीडी पर्सन ढूंढ कर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको वोट खरीदना है। तो फिर आप क्यों इस व्यवस्था के तहत क्यों आप टैक्सेशन वसूलने की भी कोशिश कर रहे हैं? आप अपने व्यापार करिए, आप अपनी फैक्ट्रियां लगाइए, आप अपनी इंडस्ट्रीज लगाइए, दिल्ली सरकार उससे आमदनी करे, उस आमदनी से लोगों को सप्लाई दी जा सके, लोगों को सब्सिडी दी जा सके। मुझे लगता है कि इस विषय पर अब गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि सब्सिडी का स्तर क्या हो और सब्सिडियां कब और किस परिस्थितियों में दी जानी चाहिए। इस पर एक आयोग का गठन होना चाहिए और उस आयोग की रिपोर्टों के आधार पर सभी स्टेट गवर्नमेंटों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाते हुए रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए कि पुराना फंड जितना भी है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सरकारें जितना कमाएंगी उससे सैलरी देंगी और उसका जो सरप्लस होगा उस सरप्लस से ही वो लोगों को सब्सिडी दे सकते हैं। कहीं से स्टोर या लोन लेकर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि राज्य चलाना भी आवश्यक है। लोगों की खुशहाली के अलावा भी राज्य चलाना, राज्य की सिक्योरिटी देखना, देश की सिक्योरिटी देखना, देश की स्ट्रेंथ देखना, देश की नेशनल सिक्योरिटी देखना, ये भी सरकारों का ही जिम्मेवारी बनती है। अगर सब बांट ही देंगे तो कहां से तोपें गोले और बारूद खरीदे जाएंगे ताकि पड़ोसियों से, जो पड़ोसी हमारे देश को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में घुस रहे हैं, उनको भी कंट्रोल किया जा सके।
और फॉरेन पॉलिसी में कुछ किया जा सके। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस बात को जरूर ध्यान देगी और पार्लियामेंट में एक कानून लाएगी, और नहीं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक फॉर्मूला बनाकर ऑर्डर अवश्य करेगा और कंटेम्प्ट के रूप में दिल्ली सरकार को कोई ऐसा पनिशमेंट देगा कि दिल्ली सरकार जैसी सरकारें दोबारा ऐसा विचार न करें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी न माना जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।